नमस्कार। पड़ोसी देश नेपाल से जो खबरें आ रही हैं, तस्वीरें आ रही हैं, वो वाकई मतलब चौंकाने वाली हैं। हाँ बिल्कुल। सोशल मीडिया पर बैन लगा और उसके बाद काठमांडू और दूसरे शहरों की सड़कों पर हजारों युवा उतर आए और विरोध प्रदर्शन जो हैं वो हिंसक हो गए हैं। सेना को आना पड़ा है और दुखद खबर ये है कि अब तक 20 युवाओं की जान भी जा चुकी है। ये हो क्या रहा है नेपाल में? ये एक बड़ा उबाल है, सही कहा आपने। कुछ लोग तो इसे नेपाल की जेनजी क्रांति तक कह रहे हैं। जेनजी क्रांति? हाँ, मतलब ये जो 26 सोशल मीडिया एप्स पर पाबंदी लगी है ना, उसने जैसे बारूद में चिंगारी का काम किया है। तो आज हम इसी उथल पुथल की तहों में उतरेंगे, मतलब समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये गुस्सा सिर्फ एक सरकारी आदेश के खिलाफ है या इसके पीछे कहानी और भी गहरी है। और इस पूरे मामले का बड़ा मतलब क्या है? हाँ बिल्कुल। ये कहानी है एक तरह से देखें तो डिजिटल दुनिया में पली बढ़ी एक पीढ़ी की, जिसका टकराव हुआ एक पुरानी राजनीतिक व्यवस्था से, और उस व्यवस्था पर भ्रष्टाचार के साए हैं, आर्थिक नाकामी के आरोप हैं। सही। तो चलिए बात शुरू करते हैं उस फैसले से ही जिसने ये सारा हंगामा खड़ा किया। सरकार का वो कदम 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर बैन। हाँ, और इसमें देखिए फेसबुक, मैसेंजर, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, यूट्यूब, एक्स मतलब पुराना ट्विटर, लिंक्डइन, स्नैपचैट, वो सारे बड़े नाम शामिल हैं जो आज युवाओं की जिंदगी का एक अहम हिस्सा बन चुके हैं। हाँ, ये ऐप्स तो मतलब जैसे हवा पानी जैसे हो गए हैं कई लोगों के लिए। लेकिन सरकार ने अचानक इतना बड़ा कदम क्यों उठाया? क्या सिर्फ इसलिए कि कंपनियां रजिस्टर नहीं की? ये वजह कुछ हल्की नहीं लगती इतने बड़े बैन के लिए? देखिए, सरकारी तर्क जो हैं वो कई सारे हैं। पहली बात तो यही जो आपने कही कि भाई ये बड़ी टेक कंपनियां ये नेपाल के कानून के हिसाब से रजिस्टर नहीं कर रही थीं। अच्छा। उन्होंने नेपाल में दफ्तर नहीं खोला था। फिर स्थानीय कानूनों का पालन और जो शिकायतें आती हैं उनके निपटारे के लिए एक जिम्मेदार ऑफिसर, जिसे कंप्लायंस ऑफिसर कहते हैं, हाँ सुना है, वो नियुक्त नहीं किया था, जैसा कि सरकार के 2023 के डायरेक्टिव में और बाद के ई कॉमर्स एक्ट में कहा गया था। ये ऑफिसर आप समझ लीजिए एक तरह से सरकार और कंपनी के बीच पुल का काम करता है, नियमों का पालन करवाता है। अच्छा, यानी एक लीगल रिक्वायरमेंट वाली बात थी। लेकिन क्या सिर्फ यही वजह थी या कंटेंट को लेकर भी कुछ चिंताएं थी? आजकल तो हर सरकार ऑनलाइन कंटेंट को लेकर फिक्रमंद दिखती है। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। सरकार की दूसरी बड़ी चिंता कंटेंट को लेकर ही थी। उनका कहना था कि इन प्लेटफॉर्म्स पर फर्जी अकाउंट्स की बाढ़ आ गई है, साइबर ठगी हो रही है, ऑनलाइन धोखाधड़ी बढ़ रही है और जो नफरत फैलाने वाले पोस्ट हैं वो बिना रोक टोक चल रहे हैं। सरकार का ये भी आरोप था या कह लें तर्क था कि ये कंपनियां अमेरिका या यूरोप में तो सारे नियम मान लेती हैं, पर नेपाल जैसे एशियाई देशों में उतनी गंभीरता नहीं दिखाती। अच्छा, ये भी एक एंगल है। हाँ, और टिकटॉक पर तो देखिए पहले भी इसी तरह के कारणों से एक टेम्पररी बैन लग चुका था। हाँ। तो ऐसा नहीं है कि ये बिल्कुल ही अप्रत्याशित था। ठीक है, तो सरकार ने नियम कानून, सुरक्षा और कंटेंट का हवाला दिया, लेकिन इसके जवाब में सड़कों पर जो सैलाब उमड़ा वो कौन लोग थे? रिपोर्ट साफ तौर पर जेन जेड का जिक्र कर रही है। हाँ, यानी 1997 से 2012 के बीच जन्मे युवा, आज के हिसाब से देखें तो 13 से 28 साल के बीच के। इन्हें ही जेन जेड रेवोल्यूशन का चेहरा बताया जा रहा है। हाँ, और ये महज कोई शांतिपूर्ण धरना नहीं था। काठमांडू में प्रदर्शनकारियों ने तो संसद भवन पर कब्जा करने की कोशिश तक कर डाली। वो तस्वीरें काफी विचलित करने वाली थीं। एक तस्वीर में एक नौजवान सेना की बख्तरबंद गाड़ी पर चढ़ गया है और पोस्टर लहरा रहा है, स्टॉप द ग्रीड एंड करप्शन। लालच और भ्रष्टाचार बंद करो। बिल्कुल। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के पोस्टर फाड़े गए, मतलब गुस्सा साफ दिख रहा था। और हालात इतने बिगड़े कि सरकार को संसद भवन के आसपास देखते ही गोली मारने, शूट एट साइट के ऑर्डर देने पड़े। ये तो बहुत गंभीर बात है। हाँ, बहुत गंभीर। और एक प्रदर्शनकारी का वो बयान भी रिपोर्ट में है जो सोचने पर मजबूर करता है। हम लोग को ये बूढ़ा लोग नहीं चाहिए, अब जो देश चलाएगा वो युवा लोग चलाएगा। ये तो सिर्फ सोशल मीडिया बैन का विरोध नहीं लगता, ये तो पूरी व्यवस्था को चुनौती है। सही कहा आपने। ये आवाज गहरे असंतोष की है और ये गुस्सा सिर्फ राजधानी काठमांडू तक नहीं रुका। नहीं, अच्छा। विराटनगर, पोखरा, नेपालगंज, बुटवल, चितवन जैसे बड़े शहरों में भी ये आग फैली। और जैसा आपने शुरू में कहा, 20 प्रदर्शनकारियों की मौत की खबर ये अपने आप में बताती है कि हालात कितने संगीन हो गए थे। लेकिन सवाल फिर वही उठता है, क्या सिर्फ फेसबुक, इंस्टाग्राम बंद होने से इतना बड़ा बवाल हो सकता है, या ये गुस्सा कहीं और सुलग रहा था और इस बैन ने उसे बस भड़का दिया?
रिपोर्ट भ्रष्टाचार के आरोपों की तरफ भी इशारा कर रही है। निश्चित रूप से। देखिए, ये समझना बहुत जरूरी है कि सोशल मीडिया बैन शायद वो आखिरी तिनका था जिसने ऊंट की कमर तोड़ दी। जमीन पर असंतोष पहले से मौजूद था, और खासकर भ्रष्टाचार को लेकर। आपको 2023 का वो नेशनल पेमेंट गेटवे स्कैम याद है? हाँ, कुछ याद आ रहा है, वो डिजिटल पेमेंट वाला। बिल्कुल। सरकार भारत के यूपीआई जैसा एक बड़ा सिस्टम बनाना चाहती थी। करोड़ों रुपए खर्च हुए, लेकिन बाद में पता चला कि जो सॉफ्टवेयर खरीदे, जो उपकरण खरीदे, वो या तो बेकार थे या पुराने। अरे पर इसकी खूब आलोचना हुई थी उस वक्त। अरे हाँ, वो मामला तो काफी उछला था, और ये अकेला नहीं था शायद। रिपोर्ट में और भी घोटालों का जिक्र है। बिल्कुल, लिस्ट लंबी है एक्चुअली। इसी साल शायद 2024, रिपोर्ट में साल 2025 लिखा है, शायद टाइपो हो। हाँ। मंत्री राजकुमार गुप्ता का एक ऑडियो लीक हुआ, जिसमें उन पर 48 लाख नेपाली रुपए रिश्वत मांगने का आरोप लगा। फिर एक बड़ा जमीन घोटाला सामने आया, जिसमें पूर्व प्रधानमंत्री माधव कुमार समेत 92 नेता और मंत्री आरोपी पाए गए। 92? बाप रे। हाँ। फिर नेपाल टेलीकॉम घोटाला, वीजा घोटाला, जिसमें मानव तस्करी के भी तार जुड़े होने की बात आई, और वो पोखरा एयरपोर्ट बनाने में हुआ घोटाला। हाँ, वो चीन वाला। हाँ, जिसे चीनी कंपनियों ने बनाया था। उसमें करीब 875 करोड़ नेपाली रुपए के गबन का आरोप है। बाप रे, एक के बाद एक इतने सारे मामले। इसका तो जनता के भरोसे पे जबरदस्त असर पड़ा होगा। जाहिर है, इन घोटालों की लंबी फहरिस्त ने, और खासकर पेमेंट गेटवे जैसे तकनीकी प्रोजेक्ट में जो नाकामी हुई, उसने युवाओं के बीच सरकार की साख को बुरी तरह चोट पहुंचाई थी। इसलिए जब सरकार ने तकनीकी प्लेटफॉर्म्स पर ही बैन लगाया, तो शक और गुस्सा और गहरा गया। आप देखिए, नेपाल इकोनॉमिक फोरम की 2020 की एक स्टडी थी। उसमें करीब 68% लोग मानते थे कि भ्रष्टाचार बढ़ा है। 68%? हाँ। डेनमार्क की एक नेपाल रिस्क रिपोर्ट तो ये तक कहती है कि 66% कंपनियों को सरकारी ठेके लेने के लिए और 50% को इंपोर्ट लाइसेंस के लिए रिश्वत देनी पड़ती है। यहाँ तक कि अदालतों पर भी लोगों का भरोसा डिगा हुआ है, ऐसी आम धारणा है वहाँ। तो एक तरफ ये भ्रष्टाचार से पनपता गुस्सा, दूसरी तरफ ये डिजिटल दुनिया पर पाबंदी। लेकिन नेपाल में सोशल मीडिया की अहमियत क्या सिर्फ चैट करने या वीडियो देखने तक ही सीमित है? आंकड़े तो कुछ और कहानी बता रहे हैं। सही बात है, आंकड़े वाकई चौंकाने वाले हैं। नेपाल की कुल आबादी करीब 3 करोड़। हाँ। इनमें से 1.65 करोड़ लोग इंटरनेट यूज करते हैं, और करीब 1.43 करोड़ लोग, यानी लगभग आधी आबादी, 48% सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं। आधी आबादी? हाँ। और रिपोर्ट के मुताबिक 13 से 28 साल के जो युवा हैं, उनमें से 40% यानी करीब 1.2 करोड़ युवा सरकार के इस बैन के सख्त खिलाफ है। और स्क्रीन टाइम? रिसर्च गेट के हवाले से रिपोर्ट बताती है कि नेपाल में कॉलेज जाने वाले छात्रों का औसत स्क्रीन टाइम रोज का 7 घंटे 12 मिनट है। हाँ। ये तो भारत के औसत 5 घंटे से भी काफी ज्यादा है। क्या ये सिर्फ लत है, एडिक्शन है? नहीं, यहीं पर कहानी का एक और अहम पहलू सामने आता है। ये सिर्फ लत या मनोरंजन का मामला नहीं है, ये सीधे सीधे कमाई का जरिया भी बन चुका है बहुतों के लिए। कमाई का जरिया? हाँ। सोशल मीडिया से? हाँ। देखिए, नेपाल में औसत सालाना आय, मतलब पर कैपिटा इनकम, लगभग 1.25 लाख नेपाली रुपए है। ठीक है। 1.25 लाख। ठीक है। अब जरा ये आंकड़ा सुनिए। रिपोर्ट के अनुसार एक औसत कंटेंट क्रिएटर नेपाल में सालाना 16,20,000 रुपए तक कमा लेता है। क्या कर रही हैं? 16 लाख। हाँ, ये तो औसत आय से 15-16 गुना ज्यादा हुआ। अरे बाप रे। एग्जैक्टली। ये आंकड़ा तो साफ दिखाता है कि ये बैन कितना बड़ा आर्थिक झटका था। तो ये सिर्फ अभिव्यक्ति की आजादी का सवाल नहीं था, ये सीधे सीधे हजारों युवाओं की रोजी रोटी पर हमला था। बिल्कुल, यही वो आर्थिक चोट थी जिसने गुस्से को शायद सबसे ज्यादा भड़काया। रिपोर्ट का अनुमान है कि सिर्फ 2024-25 में ही यूट्यूब, टिकटॉक, फेसबुक जैसे प्लेटफॉर्म से युवाओं ने मिलकर करीब 20 करोड़ रुपए कमाए। 20 करोड़? हाँ, और इसे इस नजरिए से भी देखिए कि नेपाल में यूथ बेरोजगारी दर, यूथ अनएम्प्लॉयमेंट रेट 20% से भी ज्यादा है। 20%? हाँ, जबकि कुल बेरोजगारी 10.7% है। तो जब पारंपरिक नौकरियां हैं नहीं, तो युवा कहाँ जाएंगे? सोशल मीडिया उन्हें एक उम्मीद दे रहा था, एक रास्ता दे रहा था। ये दिखाता है कैसे इस डिजिटल पीढ़ी की अर्थव्यवस्था भी काफी हद तक डिजिटल हो चली है। उस पर बैन लगाना उनके लिए सिर्फ मनोरंजन छीनना नहीं था, बल्कि भविष्य छीनने जैसा था। समझ गया। तो आर्थिक पहलू बहुत बहुत बड़ा है। अब बात करते हैं इन प्रदर्शनों के संगठन की।
क्या ये सब एकदम से अचानक हो गया, स्पॉन्टेनियस, या इसके पीछे कोई प्लानिंग थी? रिपोर्ट में हम नेपाल नाम के एक एनजीओ का जिक्र है। हाँ, रिपोर्ट में ये आरोप लगाया गया है कि हम नेपाल नाम के एनजीओ ने इन प्रदर्शनों को संगठित करने में भूमिका निभाई। अच्छा। दावा ये है कि इंस्टाग्राम और डिस्कॉर्ड जैसे प्लेटफॉर्म्स पर ग्रुप बनाए गए, युवाओं को बताया गया कि प्रदर्शन कैसे करना है, क्या लेकर आना है, जैसे बैग, पानी की बोतल, छाता वगैरह, और खास तौर पर फेस मास्क लाने को कहा गया। फेस मास्क यानी पहचान छुपाने या फिर आंसू गैस वगैरह से बचने की तैयारी? अंदाजा यही लगाया जा सकता है। इससे लगता है कि प्रदर्शन को एक हद तक सुनियोजित किया गया था, प्लान किया गया था। रिपोर्ट में एक और सनसनीखेज दावा है, वो ये कि इस एनजीओ को कोला, वाइबर, गोल्ड स्टार जो जूते बनाने वाली कंपनी है, और मलबरी होटल जैसी कंपनियों से करीब 20 करोड़ रुपए की फंडिंग मिली। 20 करोड़ की फंडिंग एनजीओ को? हाँ, अगर ये सच है तो फिर सवाल उठता है कि इन कंपनियों की भूमिका क्या थी और क्या उन पर भी जांच हो सकती है? ये तो एक बिल्कुल नया मोड़ है कहानी में, फंडिंग वाली बात। और क्या ये भी सच है कि युवा बैन के बावजूद इन ऐप्स को चला रहे थे वीपीएन वगैरह से? हाँ, रिपोर्ट यही बताती है। बहुत से कंटेंट क्रिएटर्स और छात्रों ने बैन की गई वेबसाइट्स और एप्स तक पहुंचने के लिए वीपीएन का इस्तेमाल किया। वीपीएन मतलब वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क? बिल्कुल। वीपीएन एक तकनीक है, आप समझ लीजिए, जो आपकी ऑनलाइन लोकेशन छिपा देती है, तो आप वो वेबसाइट्स या एप्स एक्सेस कर पाते हैं जो आपके देश में बैन है। तो इसी तकनीक के जरिए शायद विरोध को और हवा दी गई, बैन के बावजूद तवासुल जारी रखा गया। तो ये जो तकनीक का इस्तेमाल करके विरोध को संगठित किया जा रहा था, वो कहीं न कहीं नेपाल के बड़े राजनीतिक कैनवस पर हो रहा था, जो खुद काफी अस्थिर है, जैसा पहले बता रही थी। बिल्कुल। नेपाल की राजनीतिक अस्थिरता कोई छिपी बात तो है नहीं। 2022 के चुनाव हुए, किसी पार्टी को बहुमत नहीं मिला, गठबंधन सरकार बनी। और इतिहास देखें तो पिछले 16 सालों में 13 प्रधानमंत्री बदले जा चुके हैं। 16 साल में 13? हाँ, कोई भी अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा नहीं कर पाया। ये जो अस्थिरता है, ये शासन में निरंतरता की कमी लाती है। नीतियां बदलती रहती हैं और जनता में, खासकर युवाओं में, निराशा पैदा करती है। और इस अस्थिरता को हम पड़ोसी देशों के हालिया घटनाक्रम से भी जोड़कर देख सकते हैं, है ना? हाँ, ये तुलना स्वाभाविक है। आप देखिए अफगानिस्तान में क्या हुआ, तालिबान का आना और राष्ट्रपति का भाग जाना। श्रीलंका में आर्थिक संकट के बाद जनता का राष्ट्रपति भवन पर कब्जा और राष्ट्रपति का देश छोड़ना। हाँ। और अभी हाल में बांग्लादेश में छात्र आंदोलन के बाद प्रधानमंत्री शेख हसीना का इस्तीफा देकर भारत आना। ये सारी घटनाएं दिखाती हैं कि इस क्षेत्र में जब जनता का सरकारों पर से भरोसा उठता है या आर्थिक हालात बिगड़ते हैं, तो हालात कितनी तेजी से और नाटकीय ढंग से बदल सकते हैं। एक और दिलचस्प कोण जो रिपोर्ट में उठाया गया है, वो है नेपाल के पूर्व राजा ज्ञानेंद्र शाह की भूमिका की अटकलें। क्या वाकई जिनजी क्रांति के पीछे पुरानी राजशाही का हाथ हो सकता है? देखिए, ये फिलहाल सिर्फ अटकलें हैं, कोई ठोस सबूत रिपोर्ट में भी नहीं दिया गया है। लेकिन हाँ, ये बात सही है कि इसी साल मार्च में ज्ञानेंद्र शाह और उनके समर्थक नेपाल को फिर से हिंदू राष्ट्र बनाने और राजशाही के वापसी के लिए आंदोलन कर रहे थे। अच्छा, वो आंदोलन चल रहा था? हाँ, उनका तर्क यही था कि 2008 में राजशाही खत्म होने के बाद जो लोकतंत्र आया, वो नेपाल को राजनीतिक स्थिरता नहीं दे पाया है। नेपाल में 240 साल राजशाही रही थी, 1768 से 2008 तक। जी। जब वो खत्म हुई तो लोगों को बड़ी उम्मीदें थीं कि अब विकास होगा, रोजगार मिलेगा, पर शायद वो उम्मीदें पूरी नहीं हुई। शायद पूरी तरह नहीं। और कुछ लोगों को ये भी लगता है कि मौजूदा सरकार का झुकाव चीन की तरफ ज्यादा है और वो देश की हिंदू पहचान का सही प्रतिनिधित्व नहीं करती। तो इसी खालीपन को भरने के लिए राजशाही की वापसी की मांग उठती है। लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि राजशाही के दौर में आम आदमी की सुनवाई या उसके अधिकार बहुत सीमित थे। तो क्या आज की जेनजेड पीढ़ी जो अभिव्यक्ति की आजादी के लिए लड़ रही है, वो वापस उस दौर में जाना चाहेगी? ये कहना मुश्किल है। हाँ, ये बड़ा सवाल है। हाँ, इसलिए इस आंदोलन में पूर्व राजा की सीधी भूमिका ये फिलहाल एक सवालिया निशान ही है। तो कुल मिला के तस्वीर ये उभरती है
कि नेपाल का ये जो संकट है ये सिर्फ एक सोशल मीडिया बैन का रिएक्शन नहीं है, ये कई परतों वाला मामला है। बिल्कुल। इसमें जेन जेड की आकांक्षाएं हैं, सोशल मीडिया पर उनकी आर्थिक निर्भरता है, सरकार के दामन पर लगे भ्रष्टाचार के वो गहरे दाग हैं, सालों से चली आ रही राजनीतिक अस्थिरता है और शायद इतिहास की वो पुरानी बहसें भी हैं जो पूरी तरह खत्म नहीं हुई हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। ये तकनीक, अर्थशास्त्र, राजनीति और इतिहास के धागों से बुना एक बहुत ही पेचीदा मतलब कॉम्प्लेक्स ताना बाना है। यहाँ सिर्फ ऐप्स बैन नहीं हुए, बल्कि एक पीढ़ी की उम्मीदों पर, उनकी कमाई के जरियों पर और शायद उनके भविष्य पर सवाल खड़ा हुआ है। और उन्होंने इसका जवाब सड़कों पर उतर कर दिया है। तो सोचने वाली बात यह है, और ये सवाल हम अपने श्रोताओं के लिए छोड़ते हैं। नेपाल में युवा गुस्से का ये जो विस्फोट हुआ है, जो तकनीक, अर्थव्यवस्था, राजनीति और इतिहास के इस जटिल चौराहे पर हुआ है, ये देश के भविष्य के लिए क्या संकेत देता है? क्या ये नेपाल के लिए एक निर्णायक मोड़ साबित होगा, जहां से कोई नई दिशा तय होगी, या फिर ये राजनीतिक अस्थिरता के एक और लंबे दौर की महज शुरुआत है? इस पर विचार जरूर कीजिएगा।